हेलो। आज हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सॉलिड किसी भी सब्सटेंस की वो फिजिकल स्टेट होती थी जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब होता है जिससे हमारा मैटर बना हो। तो ये क्या क्या हो सकते हैं? ये कोई एटम हो सकता है, ये कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर ये कोई आयन हो सकता है। तो सॉलिड की खास बात क्या होती थी कि सॉलिड के अंदर ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते थे इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता था वो बहुत ही कम होता था और इनके बीच लगने वाले जो अट्रैक्शन फोर्सेस होते थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते थे। अब हमारे पास इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। और खास बात ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है ये इस बेस पे किया गया है कि सॉलिड के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। इस बेस पर हमने सॉलिड को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया है, जिसमें हम नंबर 1 कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जो हमारा सेकंड है वो है अमorphous सॉलिड। दो पार्ट में हमने क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकंड हमारा है अमorphous सॉलिड। अब जनरली पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमorphous सॉलिड। इसलिए हम यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमorphous सॉलिड को एक साथ पढ़ेंगे और साथ में उनके बीच के डिफरेंस को समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो हम कहते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड आर दो सॉलिड विच हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जबकि उसकी दूसरी साइड अमorphous solid are those solid which have irregular arrangement of constituent particle। अब क्वेश्चन ये उठता है कि रेगुलर अरेंजमेंट और इरेगुलर अरेंजमेंट से क्या मतलब है। तो हम बोलते हैं कि रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब ये है कि जिस अरेंजमेंट में पार्टिकल की जो पोजीशन है वो डेफिनेट होती है और हमें पूरे सॉलिड के अंदर एक जैसा ज्योमेट्रिकल पैटर्न दिखाई देता है। इसके अपोजिट इरेगुलर अरेंजमेंट का मतलब होता है कि जहां पर पार्टिकल रैंडमली अरेंज होते हैं और वहां पे हमें कोई भी पैटर्न नहीं दिखाई देता। इसको हम कुछ इस तरीके से डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनको हम स्फेरिकल मानते हैं मैंने अरेंज करने की कोशिश करी है इस तरीके से। तो अगर आप इन दो डायग्राम्स को ध्यान से देखें तो पहले वाले डायग्राम में आपको दिखाई देगा कि यहां पर जो पार्टिकल हैं वो एक तरीके से किसी ऑर्डर में अरेंज हो रखे हैं। यहां पे पार्टिकल की जो पोजीशन है वो डेफिनेट है और हमें यहां पे एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा हर पूरे सॉलिड के अंदर। मतलब यहां पे आप ध्यान से देखें तो आपको स्क्वायर बनते हुए दिखाई देंगे। इसके अपोजिट इस डायग्राम में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे जो पार्टिकल हैं वो रैंडमली अरेंज हो रखे हैं और हमें यहाँ पे कोई भी पैटर्न बनता हुआ नहीं दिखाई देता। सेकंड पॉइंट, हम कहते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, जबकि इसके अपोजिट हम कहते हैं कि अमorphous सॉलिड हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अब इसका क्या मतलब है जरा समझ लीजिए। अगर जैसे हमने अभी कहा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट होता है और उसमें हमें एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न दिखाई देता है, तो खास बात ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न हमें पूरे के पूरे सॉलिड में एक जैसा दिखाई देता है। इस कारण से हम इसमें कहते हैं कि इसके पास लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। जबकि इसके अपोजिट अगर अमorphous सॉलिड की बात करें तो अमorphous सॉलिड में हमने पढ़ा था कि उसमें इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, बट फिर भी
अमरफस सॉलिड के अंदर कुछ छोटे छोटे एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर हमें पार्टिकल का थोड़ा बहुत रेगुलर अरेंजमेंट दिखाई देता है। ऐसे एरियाज को हम कहते हैं क्रिस्टलेट, और इसलिए हम बोलते हैं कि इनके पास शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। कुछ एग्जाम्पल बात कर लें इनकी, तो यहां पे एग्जाम्पल हमारे पास हो गया जैसे शुगर, आइस, सॉल्ट, NaCl, ETC। इसके अपोजिट यहां पे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो गया ग्लास, रबर, ETC। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो हम कहते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो शेप होता है वो डेफिनेट शेप होता है। इसके अपोजिट इनका जो शेप होता है वो इनडेफिनेट शेप होता है। इसको इस एग्जांपल से समझें। जैसे हमें पता है कि जो हम शुगर बनाते हैं वो हम गन्ने के रस से बनाते हैं, और गन्ने के रस से जब हम शुगर को बनाते हैं तो आप लोग कभी भी नोट करें तो शुगर का जो क्रिस्टल होता है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो उसका जो शेप होता है आपको क्यूबिकल शेप दिखाई देगा। तो अब ऐसा तो होता नहीं है कि चीनी को लेके भैया क्यूबिकल किसी सांचे में डाल के और फिर उसको इस तरीके का शेप दिया जाता है, बल्कि होता क्या है कि जब भी शुगर केन जूस से शुगर को बनाया जाता है तो उसके जो पार्टिकल होते हैं वो अपने को हमेशा क्यूबिकल अरेंजमेंट में अरेंज कर लेते हैं, जिसके कारण हमें शुगर का क्रिस्टल हमेशा किस फॉर्म में दिखाई देता है, क्यूबिकल फॉर्म में। मतलब उसका एक डेफिनेट शेप है जो हमेशा कौन सा रहेगा, क्यूबिकल शेप। इसके अपोजिट आपके जो अमरफस सॉलिड होते हैं उनका शेप इनडेफिनेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसके अपोजिट अमरफस सॉलिड में हम कहते हैं कि amorphous solid melt over a range of temperature। अब इसका क्या मतलब है जरा समझें। सबसे पहले समझते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट को, इसके एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक एग्जांपल था आइस। तो अगर आप आइस के मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब यहां पे इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है। फिक्स होने से क्या मतलब है जरा समझें। एक्चुअल में जब आइस मेल्ट कर रही हो तो उस दौरान अगर हम उसके अंदर थर्मामीटर डाल दें और थर्मामीटर की रीडिंग को नोट करें तो हम पाएंगे जब तक कि की पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती, वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता, थर्मामीटर की रीडिंग हमेशा कितनी रहेगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हाँ, जब पूरा आइस वाटर में मेल्ट हो जाएगा उसके बाद थर्मामीटर की रीडिंग चेंज होती है, बट पूरे मेल्टिंग फिनोमिना के दौरान वहां पे जो थर्मामीटर की रीडिंग है यानी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो चेंज नहीं करता है। ऐसे मेल्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। पूरे मेल्टिंग फिनोमिना के दौरान अगर टेम्परेचर चेंज नहीं करता उसको हम कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसके अपोजिट अगर हम बात करें अमरफस सॉलिड की, तो अमरफस सॉलिड की खास बात क्या होती है कि जब ये मेल्ट कर रहा होता है और उस मेल्टिंग फिनोमिना के दौरान अगर हम इनके टेम्परेचर को नोट करें तो ये पाया जाता है कि वो टेम्परेचर चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम ग्लास की बात करें तो ग्लास लगभग 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे मेल्ट होना स्टार्ट कर जाता है, और अगर हम उस टाइम पे टेम्परेचर को नोट करें जब ये मेल्ट कर रहा है तो ये पाया जाता है कि टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज हो जाता है। तो हम कहते हैं कि ग्लास 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की रेंज में मेल्ट करता है। और इस चीज का यूज, मेल्टिंग पॉइंट का यूज हम सॉलिड को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं कि हमारा सॉलिड क्रिस्टलाइन होगा या अमरफस होगा। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो हम कहते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जनरली एनआइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, जनरली एनआइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। जबकि इसके अपोजिट
अगर हम बात करें अमरफस सॉलिड की, तो हम कहते हैं कि अमरफस सॉलिड आर जनरली आइसोट्रोपिक इन नेचर। तो जरा समझ लेते हैं कि एनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक का क्या मतलब है। आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि ऐसे सॉलिड्स या ऐसे मैटर कि जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को अगर अलग अलग डायरेक्शन, मतलब फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस से मेजर किया जाए तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सेम आती है। आइसो मतलब सेम। जबकि इसके अपोजिट अगर हम बात करें एनआइसोट्रॉपिक की, तो हम कहते हैं एनआइसोट्रॉपिक सॉलिड या मैटर वो होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को अगर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से मेजर किया जाए तो उनकी जो वैल्यूज आती है वो डिफरेंट आती है। लास्ट पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग रियल सॉलिड भी बोलते हैं, जबकि इसके अपोजिट अमरफस सॉलिड को हम स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। लिक्विड जैसे अगर हम बात करें ग्लास की, तो हम कहते हैं कि ग्लास के अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। इसको आप कुछ इस तरीके से समझे, जैसे घरों में जो पुरानी खिड़कियों के कांच होते हैं, अगर हम उस ग्लास की सीट को ध्यान से देखें जो कि बहुत पुराने हों, तो ये पाया जाता है कि वो जो ग्लास की सीट होती है वो ऊपर से पतली हो जाती है और नीचे से मोटी हो जाती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो ग्लास होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है। भले ही वो बहुत ही कम फ्लो, धीरे स्लोली फ्लो करता है, बट फ्लो करने की उसके अंदर कहीं ना कहीं टेंडेंसी है। तो क्योंकि ग्लास के अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी है, भले ही वो क्यों बिल्कुल कम, बहुत कम क्यों ना हो, इस कारण से हम ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। तो इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाई ग्लास इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। अब हमारे सिलेबस में जो मेनली है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। अमरफस सॉलिड पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड। तो अब अगर हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड को समझना है तो सबसे पहले हमें इन दो टर्म्स को समझना पड़ेगा। एक है क्रिस्टल लैटिस और एक है यूनिट सेल। तो सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस को समझते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो हमें पता है भाई कि क्रिस्टलाइन की खास बात यह होती है कि इसमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का। और अगर हम सॉलिड की बात करें तो हम जानते हैं कि सॉलिड हमारे 3D होते हैं। तो हम कहते हैं कि रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल in crystal is called crystal lattice. Regular 3D arrangement of particle is called crystal lattice. अब ये रेगुलर 3D अरेंजमेंट को एक डायग्राम के थ्रू हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं हमने पार्टिकल को स्फीयर माना हुआ है। तो अगर हम 3D अरेंजमेंट बनाए, जो डायग्राम हम ड्रॉ करने वाले हैं उसमें हम दो बातों का ध्यान रखेंगे। एक तो हमें 3D अरेंजमेंट बनाना है और दूसरा साथ में वो रेगुलर भी होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं पार्टिकल को 1 डायमेंशनल में अरेंज कर रहा हूं। तो 1 डायमेंशनल में अरेंज करने के लिए मैंने क्या किया कि पार्टिकल को एक लाइन में लगा दिया। तो ये अरेंजमेंट हो गया हमारा 1 डायमेंशनल में। अब 2 डायमेंशनल में अरेंजमेंट को बनाने के लिए मैं क्या करूंगा कि अब इसके नीचे भी स्फीयर की और रो लगाना स्टार्ट करूंगा। तो मैंने सेकंड रो बनाने के लिए क्या किया, एक स्फीयर को इसके नीचे, दूसरे को इसके नीचे, तीसरे को इसके नीचे, एक दूसरे के नीचे लगाता हुआ चले गया। ठीक इसी तरीके से थर्ड रो बनाने के लिए इसी तरीके से सेकंड रो के पार्टिकल के नीचे लगाता हुआ चले गया। तो आप देखेंगे ये अरेंजमेंट आपको रेगुलर भी दिखाई देगा और साथ में ये अरेंजमेंट अभी हमारा 2D अरेंजमेंट है। रेगुलर इसलिए कि आपको एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा।
अब हमें यहां पे 3D अरेंजमेंट बनाना है। तो 3D अरेंजमेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अब हमारे पास ये स्फीयर की जो लेयर आ रखी है, इस लेयर के ऊपर अब हमें पार्टिकल को रखते हुए चले जाना है। तो मतलब मैंने एक पार्टिकल लिया और मैंने उसे इस स्फीयर के ऊपर रख दिया, दूसरा पार्टिकल लिया मैंने उसे इसके ऊपर रख दिया, तीसरा पार्टिकल लिया मैंने उसे इसके ऊपर रख दिया। और अगर मैं इस तरीके से रखता हुआ चले जाऊं तो आप लोग नोटिस करोगे कि वहां पे जो अरेंजमेंट होगा वो रेगुलर भी होगा और साथ में वो अरेंजमेंट 3D होगा। तो वो जो अरेंजमेंट है उसे ही हम बोलने वाले हैं क्रिस्टल लैटिस। इसको एक और तरीके से समझते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं कि ये जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स को मैं पॉइंट्स के फॉर्म में शो करने वाला हूं। तो मैंने अभी यहाँ पे इन पॉइंट्स, इन स्फीयर को नंबर दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने से ही हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं इन स्फीयर को अब पॉइंट फॉर्म में ड्रॉ करने वाला हूं। तो ये फर्स्ट स्फीयर हमारा, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड स्फीयर ये हमारा सेकंड पॉइंट, और ये थर्ड स्फीयर ये हमारा थर्ड पॉइंट। और ऐसे ही हम आगे चाहें तो पॉइंट्स और बना सकते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट अभी बना है ये 1D में अरेंजमेंट बना है, पॉइंट्स का 1D में अरेंजमेंट बना है। 2D में अरेंजमेंट बनाने के लिए अब मैं इस फोर्थ पॉइंट को यहां पे लगाता हूं, सेम फिफ्थ को यहां पे और सिक्स्थ को यहां पे। तो ये हमारे सेकंड रो बन गई है पार्टिकल की। इसी तरीके से थर्ड रो बनाने के लिए 7th 8th 9th को हम इस तरीके से बना देते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अब हमारे पास जो अरेंजमेंट है पार्टिकल का वो रेगुलर 2D अरेंजमेंट हो गया है। रेगुलर 2D अरेंजमेंट हो गया है पार्टिकल का। अब 3D अरेंजमेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा फर्स्ट पार्टिकल है, इस फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर एक स्फीयर रखेंगे, यानी पॉइंट रखेंगे। तो फर्स्ट के ऊपर मैंने एक स्फीयर रख दिया इस तरीके से। इसी तरीके से सेकंड फोर्थ के ऊपर भी हम एक स्फीयर रखेंगे, इसी तरीके से 7th के ऊपर, ठीक इसी तरीके से सेकंड के ऊपर, ठीक ऐसे ही 5th के ऊपर, ऐसे ही 8th के ऊपर, इसी तरीके से हम थर्ड के ऊपर, इसी तरीके से 6th के ऊपर और इसी तरीके से 9th के ऊपर। तो अब हम ध्यान से देखेंगे, इनको मिला लेते हैं। तो अब हम ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास एक अरेंजमेंट आ गया है जो कि रेगुलर भी है और ये 3D अरेंजमेंट है। तो ये सेकंड लेयर लग गई है। इसी तरीके से हम चाहें तो इनके ऊपर भी स्फीयर को रख सकते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से। इस तरीके से। तो ये जो अरेंजमेंट हमारे पास बन रहा है इन पॉइंट्स का, इन किस कंस्ट्रेंट पार्टिकल का, ये अरेंजमेंट की खास बात यह है कि ये अरेंजमेंट हम लोगों को रेगुलर भी दिखाई देगा। रेगुलर इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप नोटिस करें तो आपको कुछ ज्योमेट्रिकल शेप बनती हुई दिखाई देगी, और वो ज्योमेट्रिकल शेप है क्यूब, बॉक्सेस बनते हुए दिखाई देंगे। और इसके अलावा ये एक 3D अरेंजमेंट भी है जिसमें लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। तो ये जो रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल है, इस अरेंजमेंट को ही हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। मतलब कहने का मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर इस टाइप का अरेंजमेंट पाया जाता है पार्टिकल का। अब बात करते हैं यूनिट सेल की। तो अगर आप ध्यान से देखें इस क्रिस्टल लैटिस को, अच्छा खास बात, एक और छोटी सी बात समझ लीजिए कि जैसे कि हमने देखा क्रिस्टल लैटिस में हमने पार्टिकल को पॉइंट से शो किया है, और इन पॉइंट को हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। किसी भी क्रिस्टल लैटिस में हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन पॉइंट को लैटिस पॉइंट कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूनिट सेल की। तो अगर आप इस क्रिस्टल लैटिस को ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि इस क्रिस्टल लैटिस में कई सारे बॉक्सेस हैं, ये कई सारे बॉक्सेस से बने हुए हैं। और अगर मैं इसमें से किसी एक बॉक्स को यहां से बाहर निकाल दूं, किसी एक बॉक्स को मैं इस क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकाल दूं, इस तरीके से,
इस बॉक्स को मैंने क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकाल दिया। तो इस बॉक्स की क्या खास बात होगी अगर आप नोट करें तो नंबर 1, ये एक 3D है, 3D यूनिट है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट है। नंबर 2, ये एक स्मॉलेस्ट 3D यूनिट है। एंड नंबर 3, अगर सोच के देखें कि अगर ये बॉक्सेस रिपीट करने का मतलब एक के साथ लगाते हुए चले, एक दूसरे के साथ इनको लगाते चले, तो ये पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस फॉर्म कर देगा। तो ये जो बॉक्स है या जो स्मॉलेस्ट 3D यूनिट है जो कि रिपीट करने पर पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस फॉर्म कर देती है, इस स्मॉलेस्ट 3D यूनिट को ही हम कहते हैं यूनिट सेल।